आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान 10वीं बोर्ड परीक्षा 2022। उसमें हम आज विज्ञान के 30 प्रश्नों की चर्चा करेंगे और 30 नंबर के आपके प्रश्न कवर होने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 की जो 30 प्रश्न हैं, पहले प्रश्न के 12 प्रश्न, दूसरे के 6 रिक्त स्थान और तीसरे के 12 वन लाइनर, इन तीनों ही प्रश्नों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। टोटल आपके 30 प्रश्न बनेंगे और ये वीडियो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। शुरुआत के लिए पहला प्रश्न से अवसद वाला प्रश्न, ये सही विकल्प का चयन करना है आपको और उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 1, मनुष्य द्वारा निश्वसन में फेफड़ों द्वारा खींची गई वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? सही उत्तर है इसका 21%। तो मनुष्य जब निश्वसन में फेफड़ों द्वारा खींची गई वायु होती है उसमें ऑक्सीजन का 21% होता है। दूसरा है मनुष्य के रुधिर में पाया जाने वाला श्वसन वर्णक, तो वो हीमोग्लोबिन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। तो मनुष्य के रुधिर में जो श्वसन वर्णक पाया जाता है उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। और तीसरा प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्रावन से किस रोग के होने की संभावना है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से जो रोग होता है वो मधुमेह रोग होता है, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मधुमेह रोग। चौथा प्रश्न है, किस हार्मोन की कमी से गेंगा यानी कि गोइटर रोग, जिसको हम गलगन रोग भी कहते हैं, जिसमें व्यक्ति का गला फूलकर सूज जाता है, लटक जाता है, तो यह किस हार्मोन की कमी से होता है? तो यह थायराइड ग्रंथि से जो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है उसकी कमी से ये गेंगा या फिर गलगन रोग होता है और ये आयोडीन की कमी से होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाए इसका थायरोक्सिन। ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। पांचवा प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो जब बिंब का वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है तो बिंब को जो उत्तल लेंस है उसके फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखेंगे, यानी कि 2f पर रखेंगे। उसको हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, ब वाला उत्तर अपना सही हो जाएगा। छठा सवाल है, प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निर्वात में प्रकाश का वेग जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से यह प्रकाश गति करता है निर्वात में। और मीटर प्रति सेकंड में बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश का वेग होता है निर्वात में, वैक्यूम में। प्रश्न संख्या देखो 7 है, 100 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। 100 वाट के बल्ब से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो 40 वाट के बल्ब से कितनी धारा प्रवाहित होती है उसका मान आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 एम्पियर। करेक्ट आंसर इसका 1 एम्पियर। सवाल नंबर 8 है, एक तो मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में क्या संबंध है, यानी कि कितना मान होता है इनका? तो मिली एम्पियर का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर और माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। मिली का मतलब होता है 10⁻³ और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6। बाकी एम्पियर है तो साथ में एम्पियर लग जाएगा, तो ब वाला ऑप्शन अपना इसमें सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका ब। मिली में देखो 10⁻³ होता है और माइक्रो में जो 10⁻6 होता है। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकथनों में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है, आपको यह बताना है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो पहला ऑप्शन है, विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा है, किसी वृत्ताकार लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी क्षेत्र रेखाएं होती हैं। हर विद्युत रोधन वाला तार विद्युन्मय होता है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो अपना जो पहला ऑप्शन है नवा में जो पहला ऑप्शन था कि जो विद्युत जनित्र है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये इसमें गलत है। बाकी तीनों ही दो ही सही है। 10वां प्रश्न है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से निम्न में से क्या होता है? तो जब भी हम लोह चूर्ण को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और आयरन क्लोराइड बनेगा। तो लोह चूर्ण और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से एक तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। 11वां क्वेश्चन है, हमारा उदर
कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? हमारा जो उदर यानी कि हमारा पेट है वो कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? तो वो आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैं जो बाकी चीज़ें उनके भी नाम बता दूं आपको। ये जो H2SO4 है इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। H2SO4 इसको अम्लों का राजा कहा जाता है। और ये है HNO3, इसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, इसको सोरे का तेजाब कहते हैं। और ये है NaOH जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है। ये तीनों ही सूत्र आपको और याद करने हैं। 12वां प्रश्न है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है और यह यौगिक जल में विलय है, तो वह कौन सा तत्व हो सकता है? तो वो जो तत्व है वो कैल्शियम होगा, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला एक यौगिक निर्मित करती है और वह यौगिक जल में विलय होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कैल्शियम। अब देखो ये 12 ही प्रश्न हो गए। इन 12 ही प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में इस प्रकार से एक टेबल बनानी है, फिर ऊपर प्रश्न संख्या लिखनी है यहाँ पे, और यहाँ के इस पर नीचे जो आपको इनके उत्तर यहाँ पे डालने हैं। तो आप भी बोर्ड कॉपी में इसी प्रकार से लिखें, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको एक साथ लिखना है। और दूसरा प्रश्न है तो उसके भी जो 6 प्रश्न होंगे उन सभी के उत्तर आपको एक साथ लिखना है। जैसे इस दूसरे में 6 रिक्त स्थान होंगे तो 6 रिक्त स्थान की पूर्ति आपको इस प्रकार से एक साथ करनी है। प्रश्न संख्या डाल के संबंधित जो रिक्त स्थान है उसका नाम वहाँ पे लिख लेना है। तो पहला प्रश्न है रिक्त स्थान का। रिक्त स्थान शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होता है, तो मुख्य समन्वय केंद्र क्या होता है इसका उत्तर आपको बताना है यहाँ पे। तो जो मस्तिष्क होता है वो हमारा शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होता है। मस्तिष्क, हमारा जो माइंड है मस्तिष्क है, वो मुख्य समन्वय केंद्र का कार्य करता है। फिर इसका सेकंड है, दूसरे का दूसरा, ग्लाइकोलिसिस किस में होता है? तो ये ग्लाइकोलिसिस जो है वो कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य इसका सही उत्तर है, दूसरे का हो जाएगा कोशिका द्रव्य। जो ग्लाइकोलिसिस है वो कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। तीसरा प्रश्न है चिपको आंदोलन। ये जो चिपको आंदोलन है वो कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये चिपको आंदोलन जो गढ़वाल है, गढ़वाल जनपद जिसकी रैनी ग्राम है, गढ़वाल जनपद की रैनी ग्राम से ये शुरू हुआ था और ये उत्तराखंड में पड़ता है। ये दोनों, गढ़वाल जनपद उत्तराखंड में आता है और ये 1970 में शुरू हुआ था। तो ये आपको इससे याद रखना है। दूसरे का चौथा प्रश्न है MPN में P का क्या अर्थ है? तो MPN में P का जो अर्थ है वो प्रोबेबल होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका प्रोबेबल। P का जो अर्थ है वो प्रोबेबल होता है, PROBABLE, प्रोबेबल यहाँ पे P का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, दो डायोप्ट्रिक क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? तो देखो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है 1/f। इसका जो मान दे रखा है वो 2 दे रखा है, तो हम f को इधर लाएंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो हम 1 में 2 का भाग देंगे यानी कि 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। तो इसका जो उत्तर है वो 0.5 मीटर हो जाएगा। 0.5 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.5 मीटर का सेंटीमीटर कितना होगा? तो इसमें हम इसको गुणा कर लेंगे 100 से, तो 50 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। तो 50 सेमी जो फोकस दूरी का कोई लेंस होता है तो उसकी क्षमता 2 डायोप्टर के बराबर होती है। दूसरा है I²R परिपथ में ये किसको प्रदर्शित करता है? तो I²R जो होता है वो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को, जो विद्युत शक्ति है उसको प्रदर्शित करता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो विद्युत शक्ति होगा। तो इन 6 ही प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे लिखने हैं। दूसरे के 6 ही उत्तर आपको इस प्रकार से परीक्षा में भी एक साथ लिखने हैं। फिर प्रश्न संख्या 3 जिसमें आपको 12 प्रश्न मिलेंगे अवसद वाले। पहला प्रश्न है, मनुष्य के 2 अंतः परजीवियों के नाम लिखिए। तो देखो मनुष्य के अंदर एक तो फीताकृमि होता है और एक प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का जो परजीवी है वो भी एक अंतः परजीवी है। तो ये दोनों नाम आप याद रखना। एक तो होता है फीताकृमि और एक दूसरा है मलेरिया रोग का जो वाहक है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी, तो वो भी मनुष्य के अंतः परजीवी के अंतर्गत ही आता है। दूसरा प्रश्न है, हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है? तो देखो हाइपोथैलेमस जो होता है वो समस्तंपन जो हाइपोथैलेमस है इसको ये पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रित करती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पीयूष ग्रंथि सबको नियंत्रित करती है, लेकिन पीयूष ग्रंथि को जो नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है उसका नाम है हाइपोथैलेमस।
और ये समस्थापन तथा पीयूष ग्रंथि का नियमन करती हैं और संवेदी अंगों के लिए ये नियंत्रण का केंद्र होती है। तो मास्टर ग्रंथि की भी मास्टर ग्रंथि है ये, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के नाम से भी इसको जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, जीव मंडल को किस रूप में माना जाता है? तो जीव मंडल जो होता है वो पारितंत्र के रूप में माना जाता है। जीव मंडल पारितंत्र के रूप में माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारितंत्र। चौथा प्रश्न इसमें, चिपको आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो चिपको आंदोलन देखो 1970 में उत्तराखंड की जो गढ़वाल जनपद है उसके रैनी ग्राम से ये प्रारंभ हुआ था। तो 1970 की घटना है। तो आपको कमेंट करना है कि जो चिपको आंदोलन है उसकी शुरुआत किसने की थी, उस व्यक्तित्व का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, मैं आपको हिंट के तौर पर एक बहुगुणा शब्द लिख रहा हूँ। अब आपको जिसका उत्तर पूरा कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जो चिपको आंदोलन है उसकी शुरुआत किसने की थी, उसके जनक किसे कहा जाता है। तो ये आपको नाम हिंट दे दिया मैंने, उनका पूरा नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पांचवा प्रश्न है, जल संग्रहण यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? तो जल संग्रहण नाम से ही पता चल रहा है, देखो जो वर्षा का जल होता है उसको संग्रह करके रखना और फिर बाद में इसको काम में लेना, वाटर हार्वेस्टिंग या जल संग्रहण कहलाता है। फिर छठा प्रश्न है, देखो इसमें कोई विद्युत बल्ब 220 वाट के जनित्र से संयोजित है और बल्ब से 0.50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? देखो शक्ति का जो सूत्र है वो P बराबर, जो पावर है वो V इंटू आई के बराबर होता है। P बराबर V इंटू आई, वी आई, P बराबर वी आई, ये आपको याद रखना है। ये पावर का सूत्र होता है शक्ति का, P बराबर वी आई। देखो V यहाँ पर विभव होता है, विभवांतर होता है, और I यहाँ पे धारा होती है। तो 220 तो वोल्ट है यहाँ पे और 0.50 एम्पियर है। इन दोनों को हम गुणा करेंगे यानी कि 220, जो P बराबर हो जाएगा 220 इंटू 0.50। जब इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 110। ठीक है, वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर, या फिर इसको हम जूल प्रति सेकंड के रूप में भी लिख सकते हैं। जूल प्रति सेकंड को हम और क्या लिखते हैं, तो उसको हम वाट के रूप में भी लिखते हैं। ये वाट जो है वो शक्ति का मात्रक होता है, ये शक्ति का सबसे छोटा मात्रक होता है। इसके और भी बड़े बड़े मात्रक होते हैं। इसका व्यापारिक मात्रक क्या है शक्ति का, तो वो आप कमेंट करें। जैसे 1 किलो वाट आवर, 1 kWh का मान जो है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। जिसको हम बिजली का जो भुगतान किया जाता है वो या फिर मापन किया जाता है वो यूनिट में ही किया जाता है। तो 1 kWh इसका मान 1 यूनिट के बराबर होता है। और इसमें जूल की संख्या पूछे तो 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होती है। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल इसके बराबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हमारे देश में धनात्मक तथा ऋणात्मक तारों के बीच विभव कितना होता है? तो धनात्मक तथा ऋणात्मक तारों के बीच में विभव कितना होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो धनात्मक और ऋणात्मक तारों के बीच में जो विभव होता है वो 220 वोल्ट के बराबर होता है। और ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 8वां प्रश्न है हमारा इसमें, विद्युत मोटर तथा विद्युत जनित्र किस सिद्धांत के सिद्धांत क्या अंतर है, यानी कि सिद्धांत के आधार पर इनमें क्या अंतर है? देखो आसान से आपने भी देखी होगी विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र यानी कि जनरेटर, ये दोनों कौन से सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो देखो विद्युत मोटर जो होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत जनित्र जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये मुख्य रूप से इन दोनों में अंतर होता है कि विद्युत मोटर को तो जब हम विद्युत देंगे तो वो घूमेगी यानी कि विद्युत से यांत्रिक बनेगा। और विद्युत जनित्र, इसका मतलब क्या है, जब जनित्र घूमता है तो उससे विद्युत उत्पन्न होती है। तो यांत्रिक से विद्युत ये जनित्र है, विद्युत से यांत्रिक ये विद्युत मोटर है। 9वां प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस किस प्रकार की ध्वनि से जलती है? तो ये आपने वो चित्र देखा होगा इसका, हाइड्रोजन गैस निकलती हैं तो जब हाइड्रोजन गैस किस प्रकार की आवाज़ करती है, वो फट फट की आवाज़ करती हैं, फट फट की आवाज़, जिसको हम पॉप साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पॉप साउंड के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस शब्द को आप याद रखना है। हाइड्रोजन गैस जो जलती है वो उस चित्र में भी आपको बता रखा आपकी किताब में, तो पूरा वहाँ पे आपको आकृति दे रखी है और उसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है, जलती हुई तीली ले जाएंगे तो वो फट फट की आवाज़ के साथ में जलेगी। ये एक ज्वलनशील गैस होती है हाइड्रोजन। 10वां प्रश्न है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर क्या होता है?
तो देखो, जब भी हम चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करेंगे तो चूने का जो पानी है उसका रंग दूधिया हो जाएगा। ठीक है, चूने का पानी कैसा हो जाता है, वो दूधिया रंग का हो जाता है। 11वां प्रश्न है, चूने के पानी में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस से चूने के पानी का दूधियापन किस कारण समाप्त हो जाता है। तो जब हम बार बार उसको कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा कि इसमें जल में ये विलयशील जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है CaHCO3 होल ट्वाइस, इसके कारण ये इसका दूधियापन समाप्त हो जाता है। 12वां प्रश्न है, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है। तो अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वो आपकी अम्लीय प्रकृति होती है। इसका जो उत्तर होगा 12वें का, इसका उत्तर हो जाएगा अम्लीय प्रकृति। जो धात्विक होते हैं ऑक्साइड उनकी प्रकृति क्षारीय होती है, जबकि अधात्विक की अम्लीय होती है। तो आप इसको ऐसे याद रखिए, अधात्विक में अ है और अम्लीय में भी अ है, ऐसा आपको याद हो जाएगा। धात्विक में क्षारीय और अधात्विक में अम्लीय, तो अम्लीय अधात्विक, ऐसा हम आपको याद करना है। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपने देखे। इस वीडियो में हमने 30 प्रश्नों की चर्चा की। आशा करता हूँ आपके 30 ही प्रश्न काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आपको एक प्रश्न का उत्तर कमेंट करना है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, आपके ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, पहले कई बार ये पूछा जा चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने इससे पहले कई सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं मॉडल पेपर के, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।